Alright, so people have started joining in, and I'm so happy to see you all joining right in at GS24 News Instagram page. Thank you so much, guys, for joining in because we have some very amazing guests coming up on board. So, ladies and gentlemen, today we have a very prominent guest coming up here. So, we have Shiv Gohiwal, the international basketball player, coming live and loud with us at only and only your favorite Instagram page JS24 News. So ladies and gentlemen, once again I would like to welcome each and every one of you live and loud here at JS24 News Instagram page because आज हमारे बीच आ रहे हैं वो स्पेशल गेस्ट, वो स्पेशल पर्सन जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को लेकर गए हैं, हमारे कंट्री को लेकर गए हैं, हमने हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली विथ अस द इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर और साथ ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन शिव गोहिवाल जी की. सो मैं उनको अभी हमारे इंस्टाग्राम पेज JS24 न्यूज़ में ज्वाइन करने वाली हूँ एंड लेट्स सी उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है हमारे क्वेश्चंस पर. सो आज हमें उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिनके जवाब हम मुझे और आपको, आप दोनों को ही शायद कहीं ना कहीं हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसा प्लेयर है, बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं बास्केटबॉल के गेम को. सो हमारे कंट्री से बास्केटबॉल प्लेयर्स ज़्यादा नहीं है बिकॉज़ हमारे यहाँ लोग ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं. सो आज हम उनकी ज़ुबानी जानेंगे कि बास्केटबॉल उन्होंने क्यों चुना और बास्केटबॉल से उन्हें कितना प्यार है और बास्केटबॉल ने उनके करियर को कितना आगे लेकर गए हैं और उन्हें बास्केटबॉल में क्यों चुना उन्होंने. सो लेट्स जॉइन हिम एंड लेडीज एंड जेंटलमैन and ready to join our guest Shiv Gohiwal to our Instagram page JS24 News. Once again, ladies and gentlemen, I welcome each and every one of you. So yes, we have here our prominent guest on board. Hello sir, how are you? I'm good. What about you, sir? Sorry sir? I'm good. What about you? Hello. I'm good too sir. So कैसा जा रहा है सर आपका क्वारंटाइन? अच्छा जा रहा है, वर्कआउट कर रहे हैं घर में बैठ के. I believe सभी का क्वारंटाइन अच्छा जा रहा है. Yes sir, I'm absolutely doing good. So हमारे व्यूअर्स जो है वो जानने के लिए उत्सुक है कि आपने बास्केटबॉल ही क्यों चुना. जो मेरे बड़े पापा है वो हमारे कोच थे, तो वो मुझे छोटी सी उम्र में ही बास्केटबॉल कोच पे लेके आए कि आप बास्केटबॉल खेल. पहले मैं वॉलीबॉल खेलता था, बट फिर बड़े पापा ने मुझे फोर्स किया कि अगर आप इसमें आओगे तो अच्छा फ्यूचर रहेगा, बिकॉज मेरी हाइट वगैरह ठीक थी स्टार्टिंग से, बचपन में ठीक थी मेरी जो ग्रोथ थी. तो बड़े पापा ने बोला कि आप आओ, स्टार्टिंग करिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यूसली करिए. तो फिर मैं इसी हिसाब से कंटिन्यूसली करता रहा. देन बस कंटिन्यूसली अब यहाँ तक मैं जो भी हूँ आपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर आप लेकर गए इंडिया को. सो हम आपसे बहुत, हमें प्राउड फील होता है कि आपने हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर आप लेकर गए हैं. सो सर मुझे पूछना था कि कोई कैसे स्पोर्ट को एक करियर बना सकता है, हम स्पोर्ट को लेकर करियर कैसे चूज कर सकते हैं. जहाँ लोग डॉक्टर इंजीनियर के पीछे लोग भागते हैं, उस फील्ड के लिए, उस प्रोफेशन के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, वहाँ आपने स्पोर्ट जैसे एक अलग प्रोफेशन को क्यों चुना. एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था बास्केटबॉल तो हॉनेस्टली बोल तो मैं स्टडीज में काफी वीक था. तो फिर मैंने सोचा कि अगर स्टडी में तो फिर हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है इतना हार्ड वर्क में बास्केटबॉल में कर रहा था तो मुझे मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा दिखाई दिया. इवन मेरे जो कोच थे उनको भी लगा कि ये जो है बास्केटबॉल में कुछ कर सकता है. तो मैंने बास्केटबॉल को फिर कंटिन्यू किया, इवन हार्ड वर्क भी किया. तो फिर धीरे धीरे मुझे मिलना स्टार्ट हुआ है बास्केटबॉल, जैसे नाम भी मिला है, सब कुछ मिलना स्टार्ट हुआ. तो फिर मुझे भी थोड़ा सा हो गया कि हार्ड वर्क किया मैंने, मुझे मिलना स्टार्ट हो गया. जैसे स्टेट के लिए खेल रहा था तो स्टेट के मेडल भी आ रहे थे. तो जब आप यंग एज में होते हो और स्टेज को आप अच्छा करते हो और स्टेज को मेडल आते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है. इवन आपके पेरेंट्स भी आपको हेल्प करते हैं. इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया था
तो मेरे जो कोच है, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप ठीक है, काफी सेक्रीफाइस किया मेरी फैमिली ने मेरी पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं बहुत वीक था। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि ठीक है, ये लड़का जो है मिनिमम स्टडी में चलेगा, बट अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो फिर मैंने कंटिन्यू ऐसे ही किया, हार्ड वर्क कंटिन्यू करता रहा। सर बिल्कुल आपका हार्डवर्क हम साफ देख सकते हैं, आपने देश को रिप्रेजेंट किया है कि इंटरनेशनल प्लेयर बनकर। तो सर मुझे ये पूछना था कि वो क्या एस्पेक्ट्स है जो एक स्पोर्ट प्लेयर को शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए, शुरू से ही उन पे वर्कआउट करना चाहिए, ताकि आगे जाकर स्पोर्ट प्लेयर को जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में है वो, तो उन्हें वो एक मुकाम हासिल हो सके, वो एक जज्बा, वो कौन सा जज्बा होता है जिससे लेकर उन्हें हमेशा चल के रहना होता है, वो क्या ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर उन्हें अपना ध्यान रखना, एकत्रित रखना होता है और उस पर फोकस करके उसी चीज के ऊपर बार बार वर्कआउट करना होता है? एक्चुअली मेन थिंग मैं आपको बोलूंगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर गेम में आप जाते हो तो आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन रहेगा तो आप हार्ड वर्क कर पाओगे। जैसे आप सुबह शाम प्रैक्टिस करने जाते हो तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। जैसे मुझे सुबह जैसे 6 बजे ग्राउंड पे जाना है, तो मुझे 5:30 उठना पड़ता है, रेडी होकर मुझे ग्राउंड पे जाना है। तो 5:30 उठने से 6 o'clock ग्राउंड पे अपना हार्डवर्क जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। तो धीरे धीरे जैसे आप अपना हार्डवर्क स्टार्ट करते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो आपको स्लोली आपको मिलना स्टार्ट होगा। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको जो है, आपको हार्ड वर्क ऑलवेज पे है, तो आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होगा। जैसे आपको मिलना स्टार्ट होगा तो आपको बहुत खुशी होना, मतलब फिर आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाओगे कि नहीं मुझे मिल रहा है, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हार्ड वर्क कंटिन्यूसली करता रहूंगा। तो इसी तरह जैसे मतलब करते जाओगे तो आपको बस वही है कि आगे धीरे धीरे स्लोली आप आगे जाते जाओगे आपके एज के हिसाब। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। मैं हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, गाइस एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग सर से और भी बातचीत करेंगे। सो पहले हम हमारे जो क्वेश्चंस है उन्हें सर से डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो सर सवाल को कंटिन्यू करते हुए मुझे आपसे एक पूछना था कि बचपन से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें कोई ना कोई स्पोर्ट्स में हमें इंडल्ज करके रखते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पोर्ट हमारे लिए परफेक्ट है? क्या पता हमने वो स्पोर्ट कभी ट्राई ही नहीं किया है और वो ही हमारा असली स्पोर्ट बन सकता है। नहीं, ये अच्छा जो आपने पूछा है। फर्स्ट थिंग ये है कि पेरेंट्स को होना चाहिए कि मेरे बेटे की या मेरे बच्चे की जो है रुचि किसमें है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कोई सा भी गेम हो, तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि जो है हमारे बेटा बेटी जो है किसमें जाना चाहते हैं। रुचि ऑटोमेटिक दिख जाती है कि इनका इंटरेस्ट किसमें है। तो कोई बच्चा स्कूल की टीम से ही स्टार्टिंग से बास्केटबॉल से जुड़ जाता है, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से, तो आपको लग जाएगा कि जो हमारे बच्चे जो है इस गेम में जाने, तो आप उसी गेम फर्स्ट थिंग ये कि आप फोर्स ना करें किसी चीज के लिए कि आपको बास्केटबॉल नहीं वॉलीबॉल खेलना, वॉलीबॉल नहीं बास्केटबॉल खेलना। आपको स्टार्टिंग में बस ये है कि बच्चा जो गेम खेलना चाहता है उसको कंटिन्यूसली करना है, मतलब, और उसी पे थोड़ा सा बच्चे के साथ जैसे ग्राउंड पर लेके जाना, लेके आना, और जो भी बच्चे को जरूरत है हर चीज की, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े छोटा मतलब वो नहीं है, छोटे बच्चे को क्या नहीं रहती की अच्छी किट की, बस छोटे बच्चे को वैसे ही रहता है कि हमें अच्छा किट खेलने को मिले, शूज मिले, ये तो ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा पेरेंट्स को कि हाँ बेसिक नीड्स होती है वो पूरी करें बच्चों की, ताकि उससे आपको पता लग जाएगा। ओके सर, सो मतलब पेरेंट्स को इक्वली ध्यान दे रखना चाहिए कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट कौन से स्पोर्ट में है, उन्हें जबरदस्ती किसी स्पोर्ट में ना डालें। जी जी ओके सर, ठीक है। तो हमारे जो भी पेरेंट्स जो अभी देख रहे हैं या फिर होने वाले पेरेंट्स जो है, या मैं खुद भी ये ध्यान जरूर रखूंगी कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस चीजों पे ध्यान दे कि प्लीज आप अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट में जबरदस्ती ना उन्हें इंटरेस्ट दिलवाए, उन्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है वही करवाए। ओके सर, सो आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। आपकी अब तक की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमें कुछ बताएं। मैंने
2000 में स्टार्ट किया था बास्केटबॉल, तो 2000 से स्टिल आई एम प्लेइंग। तो फर्स्ट सब जूनियर था मेरा 2000 में, तो उसमें मैं अंडर 13 था, तो मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। वो मेरा फर्स्ट सब जूनियर नेशनल था, तो राजस्थान को सेकंड प्लेस मिला था। तो उसके बाद से मेरा काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मुझे खेलना, और मैंने काफी सारे प्लेयर्स देखे थे जो बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो मेरे दिमाग में यही था कि आप जितना अच्छा प्लेयर बनोगे उतनी आपकी रेस्पेक्ट होगी हर जगह पे। तो मैंने अपने आप को फर्स्ट नेशनल्स में अपने आप को मोटिवेट कर दिया था कि भैया जो है अपने को बहुत हार्डवर्क करना और अच्छा प्लेयर बनना, जिससे आपका नाम हो, आपकी फैमिली का नाम हो, आपका स्टेट का नाम हो। सर इसका मतलब आपने अपने बास्केटबॉल को, अपने करियर को 20 साल दिया है, राइट? सो इन 20 सालों में सर आपने शुरू से लेके अब तक क्या डिफरेंस नोटिस किया है कि आपके जमाने में जब 2001 में जो प्लेयर्स को कठिनाइयां या कंपटीशन फेस करना पड़ता था, वो आज के कंपैरिजन में जो प्लेयर्स है उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? तो वो चैलेंजेस जो आज के प्लेयर्स फेस कर रहे हैं, क्या वो चैलेंजेस ज्यादा मुश्किल है या फिर पहले जो चैलेंजेस हुआ करते थे 2001 में वो ज्यादा मुश्किल हुआ करते थे, या आज जिंदगी ज्यादा आसान हो गई है? देखा जाए तो पहले कंपटीशन बहुत था और पहले टूर्नामेंट बहुत कम मिलते थे हम लोग को, और आज के टाइम पे बहुत टूर्नामेंट है, बहुत टूर्नामेंट मिल रहे हैं। इवन राजस्थान में स्टेट लीग हुई थी लास्ट ईयर, और इस बार भी होगी, और 3BL चल रहा है नेशनल लेवल पे, और UBA भी होता जो प्रोफेशनल लीग, इवन मैं भी खेला हूँ 2 बार प्रोफेशनल लीग। तो इस मतलब पहले वाले टाइम पे इतने सारे टूर्नामेंट नहीं हुआ करते थे। आप पूरे साल भर मेहनत करो और आपको 2 ही नेशनल्स मिलते थे, जैसे जूनियर नेशनल्स हो गया, यूथ नेशनल्स हो गया, जो आपके एज कैटेगरी का है वो नेशनल्स मिला करता था। तो इसमें क्या है, पूरा साल आपको मेहनत करनी पड़ती थी, और जो है टूर्नामेंट के नाम पे 1-2 टूर्नामेंट होते थे। तो अभी जैसे आप कितना ही हार्डवर्क करते हो, तो आपको हार्डवर्क को जैसे बोलते हैं एग्जाम में, पढ़ाई जितना पढ़ाई करोगे तो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में आपको इतना पता चल जाएगा कि मैंने कितने मार्क्स हासिल किए और कितनी पढ़ाई करी है मैंने। तो वैसे ही है कि अभी काफी टूर्नामेंट होना स्टार्ट हो, तो अगर मैं 1 महीना हार्डवर्क करता हूँ, 2 महीना हार्डवर्क करता हूँ, तो नेक्स्ट मंथ में टूर्नामेंट है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना हार्डवर्क किया, मुझे और कितना करना है। तो मतलब पहले भी अच्छा है, अभी ये नहीं बोलूंगा पहले खराब है, अभी अच्छा है। दोनों का अपना अपना टाइम ठीक है, पर टूर्नामेंट कम मिलते थे हम लोग, अभी काफी टूर्नामेंट है, यंगस्टर के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उनको हार्डवर्क करना चाहिए, जिससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाने के लिए। तो सर अगर टूर्नामेंट्स की बात करें तो वो जमाने में सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था जितना आज है। आज लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही सर्च करके पता कर लेते हैं कि आने वाला टूर्नामेंट कब है, या अगर कोई टूर्नामेंट कमिंग सून है तो वो भी लोगों को पता चल जाता है। लोग अभी से ही एडवांस में अपने आप को एनरोल करके रख लेते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था सोशल मीडिया जैसा, तो वो टाइम पे आप लोग को पता कैसे चलता था कि आने वाला कोई टूर्नामेंट आने वाला है? हाँ, ये तो आपने सही पूछा है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का हुआ करता था और कुछ जैसा कुछ, लेकिन जितना मुझे पता हम लोग एक्टिव बिल्कुल नहीं थे उस चीज में, क्योंकि मुझे बस मैं नाम नहीं सुनता था कि ओवरकुट वगैरह से कुछ होता है, बट मैंने कभी यूज नहीं किया। लास्ट टाइम जब ओवरकुट खत्म हो रहा था तब मैंने यूज किया था। तो उस टाइम पे क्या है, सोशल मीडिया थी, बट बास्केटबॉल का इतना नहीं होता था, ऑनेस्टली बोल तो जितना अभी हो रहा है ना। हम जैसे मैं अपने उस टाइम पे बता रहा हूँ कि हम लोग को जैसे अभी नेशनल कैंप आने वाला है अंडर 19 का, तो हमें 1 महीने पहले ही ऐसा कुछ पता चलता था कि ऐसा टूर्नामेंट आने वाला है। और अभी कैसा है कि जैसे कोई सा भी टूर्नामेंट आने वाला है 1 महीने पहले, 2 महीने फेसबुक पे सब कुछ आ जाएगा, इंस्टा पे आ जाएगा कि ऐसा ऐसा कुछ इवेंट आने वाला है, तो बच्चे प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है यंगस्टर के लिए कि जो भी टूर्नामेंट है उनके लिए पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। ऑलराइट, जैसे हमारे व्यूअर्स आपको हेलो कह रहे हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा ग्रीट कर दे तो वो सभी व्यूअर्स हमारे हेलो हाय कह रहे हैं आपसे, आपको इतना प्यार दे। हेलो शिवाय। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते सवालों के साथ, आपके ऐसे कोई फेवरेट प्लेयर जो आपके पर्सनली फेवरेट कोई प्लेयर अगर आपके जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया?
हाँ, मेरे बड़े भाई भी है वो, और मेरे फेवरेट प्लेयर भी है मिस्टर मोहित भंडारी। वो मेरे आइकन प्लेयर हैं, और मेरे गुरु है, और मेरे बड़े भाई है। मतलब जो भी बास्केटबॉल सीखा हूँ मैं, हम दोनों के गुरु जो मेरे बड़े पापा ये श्रीमान प्यारेलाल जी, तो उन्होंने भंडारी भाई को दिया है कि शिव को जो है आप ट्रेंड करोगे। तो जो भी आज हूँ, मेरे पापा श्री प्यारेलाल जी कोईवाल और मोहित भैया की वजह से ही मैं हूँ। और आज मोहित भंडारी भाई जो है इंडियन सीनियर टीम के कोच भी है, कोच है, और सारे यंगस्टर और सीनियर प्लेयर्स के आइकन है। बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे प्लेयर्स को, तो उनका फायदा लेना चाहिए। जूनियर्स जो प्लेयर है सारे, उनको यूज लेना चाहिए कि सर जैसा भी है, जहाँ पे भी उनसे सीखने का मौका मिले, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलराइट सर, सो हम सभी व्यूअर्स और JS24 न्यूज की तरफ से आपके गुरु हमारे सर, उनको सल्यूट कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेयर दिया है। सर सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे खिलाड़ियों में जो पढ़ाई है और खेल है, दोनों साथ में मेल नहीं खा पाता है, तो ऐसे में दोनों चीजों को बैलेंस करके कैसे रखा जाए, या फिर किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज किया जाए कि पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो खेल को पीछे छोड़ दे रहे कहीं ना कहीं, या फिर खेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही है। तो आपके मुताबिक किसी एक चीज पे ध्यान देना चाहिए या फिर दोनों का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए? ये जो आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट बेसिक पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। मिनिमम आज के टाइम पे 12th पास तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं होंगे तो आपको ढंग की जॉब नहीं मिल पाएगी। अगर आप 12th पास होगे तो आपको रेलवे में टीसी मिलेगा। तो बोलने का यही है कि जितना मिनिमम बेसिक स्टडी तो आप रखिए, ताकि आप चाहे कितनी भी स्टार प्लेयर हो, अगर आपके पास बेसिक स्टडीज नहीं है तो आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छे प्लेयर हो नो डाउट, लेकिन आपके पास अगर 10th पास भी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाएगी। तो मिनिमम आपको 10th और 12th तो करना ही करना है, जिससे आप एक ढंग की जॉब ले सकते हो। तो बस यही है कि आप पढ़ाई भी कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ दो। आप चाहे अच्छे खिलाड़ी हो, बराबर बैलेंस बना के रखे। एटलीस्ट पढ़ाई को 1 घंटा तो देते। अगर आप बास्केटबॉल को 7 घंटे 8 घंटे दिन के देते हो, तो मैं बोलूंगा आपको 1 घंटा दिन में आप पढ़ाई को दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप क्लास में फेल होगे या कुछ रहोगे। आप पास हो जाओगे, बेसिक पास हो जाओगे क्लास में। राइट सर, और राइट सर, इसका मतलब पढ़ाई और खेल दोनों ही लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें दोनों का इक्वल बैलेंस बनाकर रख के चलना चाहिए। सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो बास्केटबॉल हो, तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दीजिए, दोनों का बैलेंस बना के रखिए। और सर, सो जैसे कि हमें पता है कि आप राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, सो आपने अपने स्टेट के लिए जहां से आपने खेलना शुरुआत किया है, वहां के जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या सहायता आपने उनके लिए की है? बेसिकली मैं अभी हैदराबाद में पोस्टेड हूँ, तो मैं जब भी भीलवाड़ा जाता हूँ तो हमारे जूनियर से, जैसे आकाश हो गया, देवेंद्र हो गया, सुनील हो गया, जसवंत हो गया, ये लोग हैं, ये लोग काफी अच्छे यंगस्टर है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो प्रेरित हो गया, ये लोग हैं। तो ये लोग जब भी मैं जाता हूँ तो इनको स्पेशली इनके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जो मैं नया सीखता हूँ बाहर रह के, वो मैं उनको जाकर बताता हूँ कि आपको ये करते रहना है। अगर जितना आप ये करोगे उतना आपका गेम इंप्रूव होता जाएगा। तो वो सारे के सारे जो बच्चे हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जैसे 3 महीने 4 महीने में जाता हूँ तो देखता हूँ, बता के आने के बाद जब नेक्स्ट टाइम जाके देखता हूँ तो वो लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और काफी इम्प्रूव हो रहे हैं वो लोग, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो काफी इम्प्रूव हैं वो सारे के सारे बच्चे। ऑलराइट सर, सो इसका मतलब आपने अपने अपकमिंग जो प्लेयर्स है, जहां से आपने शुरुआत की, उनके लिए भी आपने बहुत सहायता की है, बहुत हेल्प की है, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आप हमारे आने वाले प्लेयर्स को, अपकमिंग प्लेयर्स को ऐसे ही मदद करते रहेंगे। तो सर, आगे बढ़ते हुए आपके निजी जीवन में स्पोर्ट्स का कितना बड़ा योगदान रहा है, यानी कि अगर हम बास्केटबॉल की बात करें जिसमें आपका प्रोफेशनलिज्म है, तो बास्केटबॉल ने आपको आपके पर्सनल लाइफ में कितना हेल्प किया है? बास्केटबॉल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं जो भी हूँ, जो भी क्रेडिट है, सारा का सारा बास्केटबॉल को ही दूंगा। सीरियसली, अगर बास्केटबॉल मेरी लाइफ में नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता, क्योंकि जहां से मैं आता हूँ मुझे पता है
मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सर इसी से जुड़ा एक सवाल, बास्केटबॉल है तो जी जी प्लीज। सर इसी से जुड़ा एक सवाल मुझे पूछना था, जैसे कि आपने कहा कि बास्केटबॉल ही आपके लिए सब कुछ है, तो सर अगर बास्केटबॉल नहीं होता आज और आप बास्केटबॉल कहीं ना कहीं अगर आपने बास्केटबॉल की शुरुआत नहीं की होती तो आज आप कौन सी जॉब या कौन सा बिजनेस कर रहे होते? जैसे कि अगर आप अभी इनकम टैक्स फिलहाल कर रहे हैं। सॉरी सर। हाँ हाँ, मुझे इस चीज का बिल्कुल, अगर बास्केटबॉल में मैं नहीं होता तो सीरियसली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रहा होता, क्योंकि आज मैंने करीबन ये देख लीजिए आप, दिन के 8 से 10 घंटे दिए हैं मैंने स्टेडियम में। तो बास्केटबॉल मेरे लिए बहुत कुछ है। अगर बास्केटबॉल नहीं होता मेरी लाइफ में तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा होता, क्या नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी उम्र में स्टेडियम पे आ गया था और मैंने बॉल पकड़ ली थी। तो मेरा घर और बास्केटबॉल यही दोनों मेरे लिए, मतलब सेकंड घर मेरा बास्केटबॉल कोर्ट ही होता था। तो मुझे पता नहीं है कि मैं बास्केटबॉल ग्राउंड पे नहीं होता, बास्केटबॉल फील्ड पे नहीं होता तो मैं कहाँ होता। मुझे सीरियसली मेरे पास जवाब ही नहीं है इसका कि मैं क्या करता या क्या कर रहा होता। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट इंटरव्यू में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि अगर बास्केटबॉल नहीं होता तो आप और क्या दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन में होते। और वैसे तो आगे बढ़ते हुए, जैसे कभी किसी खेल में, कोई किसी मैच में या गेम में अगर हार हो जाती है आपकी टीम की, तो ऐसे समय में पूरी टीम या फिर आप अपने आप को कैसे संभालते हो, मोटिवेटेड रखते हो अगले मैच के लिए? हाँ देखो, हार जीत तो सिक्के के दो पहलू है। दो टीम है उसमें, एक को तो हारना ही पड़ेगा, एक को जीतना ही पड़ेगा, वो वाली बात है। तो देखो कभी कभी बैड डे को फेस करना पड़ता है, तो आप अच्छा परफॉर्म करके भी हार जाते हो तो कभी कभी दिल दुखता है और काफी हर्ट भी होते हैं। तो उस मैच से हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, तो वो मिस्टेक्स हम नेक्स्ट मैच में नहीं करते हैं। तो उसको रेक्टिफाई करके उस मैच की मिस्टेक हम लोग नेक्स्ट मैच में नहीं करते। तो वो जो मिस्टेक हमने जो इस गेम में किया नेक्स्ट गेम में नहीं करते हैं, तो उस गेम में काफी अच्छा बेटर रिजल्ट भी रहता है और टीम और इवन में अच्छा परफॉर्म करके टीम को आगे के स्तर पर लेके जाते हैं हम लोग। ओके सर, सो मतलब आप इस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं कि हार जीत तो चलती रहती है। ओके सर, तो जैसे आप जब मैच में होते हैं, आपकी टीम के साथ जब खेल रहे होते हैं, उस समय आपको बहुत सारे लोग, लाखों लोग, हजारों लोग आपको देख रहे होते, करोड़ों लोग आपको स्टेडियम के अंदर देख रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते। तो ऐसे वक्त में जो ऑडियंस होती है, जो व्यूअर्स होते हैं, उनका चेयर और उनके दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में स्ट्राइक करती है। जब कोई बास्केट होता है तो वो खुशी से झूम उठते हैं और जब कोई बास्केट मिस हो जाता है तो वो निराशा से चुप जाते हैं। सो ऐसे टाइम पे आपको प्रेशराइज फीलिंग आती है कि हम बहुत ही प्रेशर में हैं, ऑडियंस हमें देख रही है और हम शायद हारने की कगार पर आ चुके हैं और ऑडियंस मायूस होने वाली है और हमें हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको प्रेशर फील होता है? हाँ, ये जो प्रेशर होता है, ये अगर आप लोकलाइट हो तो ये प्रेशर जो है हमें हैंडल करना पड़ेगा। जैसे अभी हम सपोज करो मैं तेलंगाना टीम से या इनकम टैक्स टीम से खेल रहा हूँ, तो मैं अपने होम ग्राउंड पे खेलूंगा तो मुझे प्रेशर रहेगा कि नहीं भाई, आपको जीतना ही जीतना है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स, आपके जो ऑफिसर्स वगैरह सारे देख रहे हैं, तो आपको ये प्रेशर तो रहेगा। अगर आप नॉन लोकल हो, अदर सिटीज में जाके खेल रहे हो तो आपको प्रेशर नहीं रहेगा। और अगर जितना क्राउड रहेगा ना, प्लेयर उतना अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि प्लेयर को क्राउड जब चीयर करता है तो प्लेयर का जज्बा डबल हो जाता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्राउड को ही देख के कि क्राउड हमें चीयर कर रहा है। तो क्राउड के, वैसे भी स्पोर्ट्समैन जो है सारे के सारे क्राउड के लिए ही खेलते हैं, अपने लिए और क्राउड के लिए खेलते हैं। तो टीम वर्क और अपना जो पब्लिक उनको चीयर करती तो वो डबल जोश से खेलते और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो प्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको क्राउड का प्रेशर रहता है। हार जीत का जरूर प्रेशर रहता है कि हम लोग मैच लूज ना हो जाए। बाकी क्राउड का प्रेशर तो आप लोकल हो तो ही रहेगा, अदरवाइज आपको क्राउड का प्रेशर इतना नहीं रहेगा। ऑलराइट सर, मतलब क्राउड का प्रेशर आपके हर मैच में रहता ही है। अगर वो चीयर करते हैं तो आप लोगों को हौसला और ज्यादा आपका बुलंद हो जाता है। हाँ, बहुत। ओके सर, सो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो व्यूअर्स है, कभी भी कोई भी मैच हो, प्लीज आप निराश ना हो, मोटिवेटेड रहे और प्लेयर्स को भी मोटिवेटेड रखें। ओके सर, सो आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हम देख रहे हैं आज इन स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होने लगी है। सो ऐसे में जो
हुनर वाले प्लेयर्स होते हैं, जिनमें सचमुच में हुनर होता है, ऐसे प्लेयर्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं पॉलिटिक्स के वजह से। सो ऐसे में आपका क्या कहना है? ऐसे जो पॉलिटिक्स जो लोग ऐसे खेलते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या जो प्लेयर्स जिनमें सचमुच में हुनर है और वो पॉलिटिक्स के खेल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात जो आप कर रहे हो पॉलिटिक्स वाली, वो थोड़ी थोड़ी हर जगह पर रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन यही बात बोल दें कि वो पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, किसी का बैड डे होता है, किसी का गुड डे होता है, तो कभी कभी कोई अच्छा प्लेयर भी बाई मिस्टेक, या उसको बाई मिस्टेक ही बोल सकते हैं, ऐसा कोई वांटेडली नहीं करता है कि हम इसको पॉलिटिक्स से कार देते हैं सिलेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस कभी कभी किसी का बैड डे हो जाता है। वो डिपेंड कोच पे रहता है कि कोच ने जो टीम बनानी होती है, जैसे मुझे 5 फॉरवर्ड चाहिए, 5 जो है मुझे पीवट टॉल प्लेयर चाहिए, और 2 जो है मुझे ये अपने पॉइंट गार्ड चाहिए। तो डिपेंड ऑन कोच पे रहता है कि मुझे किस प्रकार की टीम बनानी है, किस तरह से मुझे टीम बनानी है और इसको आगे लेके जाना है टीम, ताकि अच्छा परफॉर्म करे। रही बात जो पॉलिटिक्स की है, वो नहीं बोल सकते हैं अपन की पॉलिटिक्स, और जो थोड़ा बहुत होता है वो हर जगह पे, चाहे छोटा लेवल ले लो चाहे बड़ा लेवल ले लो, हर जगह पे है। तो अपन उसको पॉलिटिक्स नहीं बोल पाएंगे कि ये पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, वो क्रिटिसाइज या क्रिटिज्म बोल दीजिए आपकी, भाई ठीक है, आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी बड़े स्तर पे, तो मैं क्रिटिज्म नहीं करूंगा ना कि उसने मेरी जगह पे उसको ले लिया, ये वो वैसा रहेगा। तो अपन ज्यादा नहीं बोल पाएंगे इस चीज के लिए कि पॉलिटिक्स है या ये, बस उसको गुड डे और बैड डे ही बोलेंगे। हो सकता है मैं उस दिन अच्छा ना खेला हूँ और कोच जो सिलेक्शन कमेटी आई है उसको लगा कि नहीं, ये अभी टीम के लिए फिट नहीं हो रहा, तो मेरा सिलेक्शन काट दिए। तो मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा कि ये पॉलिटिक्स हुई है। ओके, सो इसका मतलब आपको फिर हमारे जो व्यूअर्स है वो कमेंट कर रहे हैं कि हाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद करती हूँ सर के आंसर के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिक्स नहीं होता है, इट इज ऑल अप टू लक। और पॉलिटिक्स आप हर गेम का बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि बास्केटबॉल का है, हर जगह पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं। हर गेम में अपने अपने स्तर की पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है। बट वो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि डिपेंड ऑन कोच पे। कोच को आज सपोज करो मैं एक फॉरवर्ड प्लेयर हूँ, अगर उस कोच को मैं फॉरवर्ड प्लेयर इन टीम नहीं चाहिए, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स हो रही है। और बात थोड़ी बहुत शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, थोड़े और क्वेश्चंस है सर। तो आगे बढ़ते हुए, स्पोर्ट्स आपने ऑलरेडी हमें बताया है, तो अगर हम आपकी रियल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ को, तो आप अपनी रियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कौन आपको बेटर फील करते हैं? जब आप मैदान में होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, तब आप अपने आप को एक कंप्लीट पर्सन समझते हैं, आपको अच्छा लगता है, या फिर आप जब घर पे रहते हैं परिवार के अच्छा लगता है? कौन सा लाइफ आपको ज्यादा? दोनों लाइफ, स्पोर्ट लाइफ, एक स्पोर्ट लाइफ अलग है और एक जो है नॉर्मल लाइफ अलग है। स्पोर्ट लाइफ हम बोलेंगे कि जब हम स्टेडियम में हमारे जो बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर होते हैं, तो प्लेयर्स का एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है। अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं रहेगा तो आप अच्छा प्लेयर नहीं रहोगे। नहीं मतलब वो नहीं है। अगर आपके पास एक एटीट्यूड होता है अच्छे प्लेयर का कि हाँ भाई ठीक है, स्पोर्ट्समैन एक अलग ही है। और जैसे हम लोग ग्राउंड के बाहर आते हैं, स्टेडियम या हमारे जो मैच के बाद आते हैं, तो हम वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम भी एक आम आदमी है, आम इंसान भी है। वो है बस। बाकी दोनों लाइफ अच्छा है। सो सर, हमारे इधर आपके अगर बास्केटबॉल लाइफ के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं सर आप ऐसा भी सामना करना पड़ा होगा प्लेयर्स को, जब एक ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे जो जजमेंट है वो प्लेयर के फेवर में नहीं है, रेफरी ने कोई और ही डिसीजन दे दिया है और वो प्लेयर के फेवर में नहीं है। ऐसे टाइम पे प्लेयर को फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में प्लेयर्स का कई बार देखा गया है ऑन स्क्रीन। सो ऐसे में आपके मुताबिक क्या करना चाहिए? अपने आप को किस तरह से शांत करना चाहिए, या फिर आपके साथ भी कभी हुआ है तो आपका जो जजमेंट है वो रेफरी के जजमेंट से अलग रहा हो? ऑनेस्टली बोलूं तो रेफरी के जजमेंट से मेरा नाम बहुत खराब है। क्योंकि मैं अगर कोई रेफ, क्योंकि प्लेयर अलग सोचता है और जो रेफ देखता है ना वही रेफ फिसल बजाता है, और प्लेयर हमेशा ये सोचता है कि मैं ही सही हूँ।
क्योंकि अगर मैंने कोई गलती भी करी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने ये गलती करी है, मेरी गलती सही है, मैं यही बात बोलूंगा रेफरी को कि मेरी गलती सही है। तो काफी कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर को हर चीज को अवॉइड भी करना चाहिए। आपको हर बात पे अगर, क्योंकि रेफरी भी जो होते हैं वो भी इंसान ही है, कोई भी जानबूझ की गलती नहीं करता, वो गलती जो है मैच में हो जाती है। कभी कभी जैसे हाई टेंशन वाला मैच चल रहा होता तो रेफरी भी थोड़ा सा क्या पूरा मैच में घुल जाता, तो कभी कभी कुछ डिसीजन छूट जाते हैं तो रेफरी वो डिसीजन को कवर भी करता है। ऐसा नहीं कि रेफरी छोड़ देता, अगर इस साइड में छोड़ा है तो वो रेफरी वापस उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर देते हैं, बाकी वांटेडली नहीं करते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर कोई रेफरी कर देता तो मैं मैच में थोड़ा काफी हाई टेंशन रहता हूँ, तो सडनली मैं जाके रेफरी पे चिल्ला देता हूँ। देन मैच खत्म होने के बाद मैं वापस जाके सॉरी भी फील करता हूँ कि नहीं, मैंने थोड़ा मैच टेंशन की वजह से मैंने थोड़ा सा शाउट कर दिया है। तो मैं हमेशा मैच खत्म होने के बाद जाके फील भी करके आता हूँ, सॉरी फील करके आता हूँ। वैसा है, थोड़ा प्लेयर को अपने आप को हम्बल होना चाहिए। मतलब मैच खत्म होने तक और रेफरी की जजमेंट तक वो बीच का जो गुस्सा है वो आप पूरा बास्केट में निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रहता, प्लेयर्स को रहता है कि वो रहेगा और रहेगा मैच जब तक मैच खत्म नहीं होगा। अगर जीत जाता है तो सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा, और हार गया तो अब सारा का सारा, कुछ प्लेयर होते हैं कि सारा का सारा ब्लेम डाल देते हैं, तो अपन ये पार्ट ऑफ द गेम ही बोल सकते हैं कि क्या क्या हो क्या नहीं है। तो मतलब हाँ, तो मतलब सर अगर एट दी एंड अगर जजमेंट जो था वो हमारे भले ही अगेंस्ट हो, और अगेंस्ट होने के बावजूद अगर हम जीत जाते हैं तो हमें ऐसा होता है तुम्हारे वजह से जीता मैं, कैसा होता है कभी थैंक यू रेफरी, तुम्हारे वजह से हम जीत गए। तो वैसे बिल्कुल होता, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, होता है ऐसा। और बाकी मेरे हिसाब से जब मैच खत्म हो जाता है तो आपको जो हमारे ग्राउंड होता है वो 4 लाइन के अंदर ही सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैच खत्म होने के बाद भी आप ऐसे शाउट करते रहो, नहीं आपने ये गलत किया है, सही किया। मैच खत्म, बात खत्म, सब कुछ होगा। वैसा है, वैसा होना भी चाहिए, मेरा यही सोच है। That is absolutely amazing सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो भी है आपको 4 लाइंस के अंदर ही छोड़कर आना चाहिए। सो ऑल दी अदर प्लेयर्स आउट देयर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, सो आपका जो भी स्पोर्ट्स का गुस्सा है आप मैदान में ही छोड़कर आए, या फिर मैदान में दफना कर आए। ओके सर, सो कंटिन्यू करते हैं सवालों के साथ। सो आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मैच कौन सा रहा है आपका और क्यों? मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो मैच था राजस्थान में अंडर 16 यूथ चैंपियनशिप हो रही थी, तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि हम लोग सेमीफाइनल था हमारे पंजाब के साथ। तो हम लोग जब टीम एंट्री होती तो जैसलमेर स्टेडियम के अंदर हमारा चल रहा था सेमीफाइनल, तो हमारा पंजाब के साथ था सेमी। तो जब हम लोग एंट्री हो रहे थे तो पंजाब में काफी हाइट प्लेयर थे, हाइट वाले प्लेयर, तो उसके अंदर सारे टैंकिंग कर रहे थे। तो पब्लिक ने ये बोला कि मैंने सुना था, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने सुना था कि आज अपनी टीम नहीं जीतेगी। तो फिर मैं ये आप स्टोरी छोटा सा किस्सा ही समझ लीजिए इसको, आज अपनी टीम नहीं जीतेगी और उस टूर्नामेंट में मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा, मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो मैं सोच रहा था यार शिव ठीक है, स्टेट अगर जीतता है तो स्टेट भी जीतेगा और प्लेयर को भी खुशी होगी। मैंने बोला ठीक है, आज जितना भी अपने में है वो आज लगाया जाए। आज अपने को तो पता ठीक है हार जीत तो होती रहती है, बट पब्लिक जो होप लगा के आई कि आज अपनी टीम नहीं जीतेगी, अगर आज मैं जीत जाता हूँ, मेरा स्टेट जीत जाता है, मैं अच्छा परफॉर्म करके स्टेट को जितवा देता हूँ, तो पब्लिक के लिए मैं हीरो बन जाऊंगा। तो मैंने सोचा भी था एंटर होने से पहले कि हम लोग ये मैच हारेंगे। तो वो मैच आप देख लीजिए कि लास्ट के करीबन 3-4 मिनट था, तब हम लोग जाके 10 पॉइंट से वो मैच जीते। पूरा मैच इतना टफ गया था और हाई टेंशन मैच था। उसमें मेरे फादर भी मैच देखने आए थे, मुझे याद है मेरे फादर ग्राउंड के चारों तरफ घूम रहे थे, क्योंकि जब मैं खेलता हूँ, या हम 3 भाई हैं, तीनों भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मेरे फादर ग्राउंड के चारों तरफ घूम रहे थे, तो मुझे अच्छी तरह से याद है। और इतना हाई टेंशन मैच था और ग्राउंड छोटा था तो बहुत क्राउड था, जितना क्राउड अंदर था उससे डबल क्राउड बाहर बैठा हुआ था स्टेडियम के। तो वो हम लोग जैसलमेर जो नेशनल था पंजाब से करीबन 15 या 10-15 बजे जीते। तो उस मैच के बाद मुझे आप ये देख लीजिए कि मुझे भी नहीं पता मैं कितने देर तक पब्लिक के कंधों पे था, मुझे सीरियसली नहीं पता। पब्लिक ने इतना प्यार दिया, जैसलमेर में मुझे बहुत प्यार मिला। तो वो मैच में लाइफ में कभी नहीं भूल सकता।
वो मतलब वो मैच जीतना मेरे लिए पूरा टूर्नामेंट जीतना जैसा हो गया था, क्योंकि पब्लिक के लिए मैंने जीत लिया था, पब्लिक को जीत लिया था। तो पब्लिक ने बोला कि नहीं आज हम लोग नहीं जीत पाएंगे, और हम लोग जीत गए। तो पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया। इवन अभी भी मुझे फोन आते हैं वहां से, ये बात 2005 की, बट अभी भी जैसलमेर से मुझे प्यार मिलता है। तो ये उनका प्यार है जैसलमेर वालों का, और वो मेरे लिए बहुत मेरे लाइफ चेंजर में टूर्नामेंट था, वो पूरा लाइफ चेंजर टूर्नामेंट था मेरे लिए वो। वही मैच मैं अपने लिए सबसे अच्छा बोलूंगा। तो जैसलमेर के लिए आप अगर कुछ कहना चाहें, जैसलमेर के जो फैंस हैं हमारे, जो आपके फैंस हैं जैसलमेर के, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं सर, जो हमें अभी देख रहे हैं? नहीं, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, और बहुत दिल के बहुत अच्छे, बहुत प्यार देते हैं। इवन जो भी स्पोर्ट्समैन है, बास्केटबॉल को तो वहाँ पे बहुत क्रेज है, बास्केटबॉल का वहाँ पे स्टेडियम में भी मतलब ये देख लीजिए बास्केटबॉल की एकेडमी बनी हुई है जैसलमेर में, और जैसलमेर की टीम काफी अच्छी है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और यंगस्टर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छी टीम है, और बन के निकलेंगे वो लोग। काफी वहाँ से काफी यंगस्टर निकले भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं सारे लोग। सर व्यूअर्स का सवाल आ रहा है कि आरबीएल के बारे में कुछ पूछिए सर, आरबीएल के बारे में हमें कुछ बताइए। राजस्थान बास्केटबॉल लीग ये जो है स्टेट की लोकल लीग है, और इसको हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो इसके लिए हम लोग बहुत एफर्ट लगवा रहे हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने मई एंड में करवाना था इसको, हमारी एसोसिएशन से बात की, उन्होंने बोला भी था कि जूनियर स्टेट के बाद हम लोग कराने वाले थे, बट कोरोना की वजह से 3 महीने सबको ही पता है कि 3 महीने जो है ये करीबन पोस्टपोन है 3 महीने। तो हो सकता सितंबर या अक्टूबर में हम लोग इसके लिए ट्राई करेंगे। जब भी एसोसिएशन हमें डेट्स देते हैं तो हम उसके हिसाब से बिल्कुल करवाएंगे। और ये स्टेट की लोकल प्लेयर्स और जो स्टेट के जो प्लेयर्स हैं यंगस्टर, उनके लिए काफी मोटिवेशन है और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग ये दे रहे हैं, आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे तो और भी जो लीग्स है, नेशनल्स वाली लीग है, उनमें इनको खेलने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर अभी हमारा ट्राई आउट होगा उसमें, तो जितने भी यंगस्टर है सारे के सारे वो ट्राई आउट हमारा ज्वाइन करें, अच्छा लगेगा। सर आई बिलीव आपका कोई फिल्टर ऑन हो गया है। ठीक, हाँ, सो वो ब्यूटीफाई फिल्टर ऑन हुआ है सर। वो जो स्माइली फेस है उस पे क्लिक करके आप ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिए। नन पे आ जाइए सर, एकदम स्टार्टिंग वाले पे नन पे। हाँ परफेक्ट सर, परफेक्ट। वो हो जाता है कभी-कभी, दैट्स ओके, वो हो जाता है, दैट्स फाइन। मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मुझे हिरण आ गया था, हिरण के सिंग आ गए थे। सो दैट्स फाइन। ऑलराइट सर, भी हमें बहुत मजा आया, आपने इस कन्वर्सेशन को एक नया रूप दे दिया। सॉरी। दैट्स ओके सर, आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को भी मैंने देखा भी नहीं, सीरियसली मैंने देखा भी नहीं। That's cool sir, that's cool. Okay sir, तो आगे बढ़ते हुए मुझे ये पूछना था सर आपसे कि जब आप बास्केटबॉल से संन्यास लेंगे तो आप अपने व्यूअर्स, अपने प्लेयर्स, अपने पीछे जितने भी लोग हैं, उन सब के दिल में आप अपने लिए क्या छाप छोड़कर जाना चाहेंगे? देखो मेरा एक ही ड्रीम है कि जब मैं बच्चा था तब से मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब दुनिया से जाए तो बास्केटबॉल कोर्ट से होते हुए जाए। तो मेरी दुनिया स्टार्ट भी ऐसे हुई। सर दुनिया से नहीं, बास्केटबॉल से संन्यास के बाद जो कोर्ट नहीं जो कोर्ट है मैं इसी में रहना चाहता हूँ। चाहे संन्यास तो देखो कभी होगा नहीं, जब तक बोलते ना, जब तक मैं खड़ा हूँ तो मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे ही रहूंगा, बच्चों के साथ काम करूंगा, छोटे बच्चों पे जहाँ पे भी मुझे टैलेंट दिखेगा मैं जाके उनको लेके आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान का बास्केटबॉल काफी ऊंचाइयों पे जाए और काफी अच्छी, मतलब प्लेयर काफी अच्छी जगह जाए और अच्छे नौकरी करे और अपने फैमिली को काफी हेल्प दे। मेरा यही है। सर हमें भी खुशी होगी, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं, आप उन्हें ऐसे ही डायरेक्शंस देते रहे, उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। तो सर आगे बढ़ते हुए मैच के दौरान आपको सबसे ज्यादा आसान क्या लगता है? मैच के दौरान
जब मैच के दौरान आसान कुछ भी नहीं रहता है, मैच में तो हर चीज जो है टफ रहती है, कुछ भी इजी नहीं रहता मैच में। बट ये है कि जब आप मैन को बीट करके, इजीली बीट करके जब बास्केट मारते हो ना, वो खुशी आपको जब मिलती है ना, तो उससे इजी और कुछ भी बात नहीं हो सकती है। सो मतलब अगर आप किसी जो भी मैच आप खेल रहे हैं, वो मैच में जब पता चल रहा है कि हम हारने की कगार पे आ चुके हैं, बस हारने ही वाले हैं शायद, और मैच एकदम से जब पलट जाए, तो उस पलटे हुए मैच को जीतने में कैसा मन लगता है, कैसा मजा आता है? बहुत खुशी होती जब ऐसे काफी इंस्टेंट हुए हैं, जैसे कुछ सेकंड कुछ बाकी है और सामने वाली टीम की लीड है, और सडनली आप कुछ पल्स में भी अगर आप 3 पॉइंट अटेम्प्ट करते हो और पड़ जाता है, 3 पॉइंट कन्वर्ट हो जाता है और आप मैच जीतते हो, तो वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। और मतलब आप जीता हुआ मैच कुछ पल्स में हारा हुआ मैच पल्स में जीत जाते हो। वो बहुत वो आप देख लीजिए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाता है कि आप वो मैच कभी भूल नहीं पाओगे और ना भूल पाते। तो बहुत खुशी आपको, मतलब आपको अंदर होती है। तो जब आप ड्रेसिंग रूम में अंदर जाते हैं, तो आप लोग आपस में फिर वो हारे हुए मैच को जीतने के बाद अंदर कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखो प्लेयर्स जो है उस मैच को कभी भूलते नहीं है, और उस जब हारे वो करीबन आप देख लीजिए कि हारा हुआ ही मैच होता है, और आप जीत जाते हो तो कभी वो मैच आपके ध्यान से कभी नहीं निकलता। और जिस बंदे ने वो बास्केट मारा होता है, वो उसको कॉन्फिडेंस जो है डबल हो जाता है। और बास्केटबॉल का कोई सा भी गेम ले लीजिए आप, कॉन्फिडेंस बहुत गेन करता है। आप लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट मैच के लिए बहुत मतलब वो रहता है कि वो ही परफॉर्मेंस आप कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस में बदल जाता है। अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब वो परफॉर्मेंस की वजह, लास्ट परफॉर्मेंस की वजह से। ओके सर, इसी के साथ मेरे सारे सवाल यही समाप्त होते हैं, लेकिन हम ऑडियंस को जरूर देंगे मौका आपसे बातचीत करने का। सो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे जो उनके जहन में है। हमें बहुत खुशी होगी सर अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए उनके सवालों के जवाब अगर दे। बस 5 मिनट और लेंगे हम आपका, उसके बाद अलविदा चाहेंगे आज इस लाइव स्ट्रीम से, और उम्मीद करते हैं अगली बार फिर मुलाकात होगी हमारी, और कुछ नए सवाल लेकर मैं आऊंगी आपके लिए। हाँ, हमारा एक पेंडिंग क्वेश्चन अभी भी है सर कि अगर बास्केटबॉल नहीं होता तो हम क्या करते, उस सवाल भी हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमारे जो व्यूअर्स है वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। सब आपको हेलो, हाय भैया, यू आर द बेस्ट, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। मैं देख रहा हूँ क्योंकि बाई मिस्टेक लास्ट टाइम जो है अभी वो टच हो गया था ना, तो मुझे भी नहीं तो फिल्टर ऑन हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा देख के कर रहा हूँ। That's okay सर, लेकिन फिलहाल आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे कमेंट्स कंटिन्यूस आपके लिए आ रहे हैं। हिमांशु का भी मैसेज आया कि देवघर टूर्नामेंट के फाइनल के बारे में। फाइनल भी बहुत अच्छा हुआ था हमारा हिमांशु, बट हम लोग उस टाइम पर मैं इंजर्ड था, मेरा नी इंजुरी था, तो मैं रिकवर नहीं हो पाया था। बट जितना मेरे से हुआ था मैंने करा, और देखो पार्ट ऑफ द गेम है। हम लोग फाइनली करीबन 8 से 10 पॉइंट से हारे थे वो मैच, तो पार्ट ऑफ द गेम है, हारना जीतना। हमारे सम्राट जी कह रहे हैं भैया आई हैव सीन यू हैविंग ड्रंक वाटर इन व्हाइल, प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। सर आप प्लीज पानी पी लीजिए। मेरा भी ध्यान नहीं गया इस बात पर। आई एम सो हैप्पी कि हमारे फैंस इस छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। प्लीज सर पहले आप पानी पी लीजिए। सम्राट जो है हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, यंगस्टर है, और अभी सम्राट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जो मुंबई में लीग हुई है, स्टेट लीग, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छा प्लेयर है वो। तो हम लास्ट टाइम हमने इनवाइट भी किया था सम्राट को, और इस बार भी हम चाहेंगे कि सम्राट आके खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। स्टेट लीग में हम वेलकम करेंगे सम्राट का भी। और विशु को भी थैंक यू वेरी मच विशु। सर एक और सवाल आपके लिए आया था कि आप इस क्वारंटाइन में अपने आप को हेल्दी कैसे रख रहे हैं? जिम जाने में थोड़ा इशू आ रहा होगा, जिम क्लोज है, सो आप अपने आप को फिट कैसे रख रहे हैं इस क्वारंटाइन? ये मैं सबके लिए बोलना चाहूंगा, सारे जो मेरे फ्रेंड्स है, सारे मेरे भाई लोग, उनके लिए मैं सबके लिए ये बोलना चाहूंगा कि आप जो है जिम जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप अपने एक रूम में ही आप अपना मैट बिछा सकते हैं
मेट बिछा के आप सीट अप पुशअप्स तो इजीली छोटे से प्लेस में हो जाता है। इवन मैं भी वही कर रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल वॉकिंग करके और फिर सीट अप पुशअप में कर रहा हूँ। तो मैं भी यही चाहूंगा कि सारे जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, घर के अंदर रहें, अपने आप को सेफ रखें, बाहर ना जाएं, और जितना हो सके आप ज्यादा जगह नहीं चाहिए, एक रूम में आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो। आपको ज्यादा कंडीशनिंग तो करना नहीं है कि आप बाहर जाके कंडीशनिंग करो, बेटर आप सिटअप लगा लीजिए, पुशअप लगा लीजिए, अपने आप को स्ट्रेचिंग करके रखिए, तो आप सब कुछ कर सकते हो एक रूम में ही। ऐसा नहीं है आप बाहर जाओगे तो ही कुछ कर पाओगे, आप रूम में ही कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि घर में ही रहे, सेफ रहे और अपने आप को फिट रखें। और एक और सवाल सर आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपके NBA के फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे NBA का जो फेवरेट प्लेयर है वो है लेब्रॉन जेम्स। Alright guys, so the answer है, the question has been answered. Okay, so आपके फेवरेट प्लेयर है सर? लेब्रॉन जेम्स। Yes. और मैं सबको और आप भी को एक बार, सॉरी, जो आपके फेवरेट वही हमारे फेवरेट। थैंक यू। और मैं आपके जरिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा जो हमारे राजस्थान के सारे यंगस्टर्स है। RBL सीजन 2 आने वाला है, तो अपने आप को अच्छा बना के रखे, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। तो आप कंपटीशन भी टफ होने वाला है और टूर्नामेंट काफी बेटर होने वाला है और अच्छा होने वाला है, और बहुत सारे टूर्नामेंट एक साथ होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का जो टाइम ये जो देंगे सितंबर अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद टूर्नामेंट काफी सारे रहेंगे, तो हमारे लिए शॉर्ट टाइम रहेगा टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए। तो मैं सारे यंगस्टर और सारे प्लेयर्स को बोलूंगा कि आप अपने आप को फिट रखिए, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है अपना हार्ड वर्क स्टार्ट करिए, क्योंकि हम लोग इसके लिए ट्राई आउट्स रखेंगे, और सीजन 2 के लिए आप प्रिपेयर रहिए, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है स्टेट लीग। तो गाइस ऑल द बेस्ट। राइट, सो मुझे किसी ने पूछा था यहाँ पे कि दीदी आप प्लेयर का स्पेलिंग बताइए। सो यहाँ पे किसी भाई ने मुझे हेल्प कर रही है स्पेलिंग के साथ, इट्स LEBRON जेम्स। और आपके हाथ में से टैटू भी है उनके नाम का, ऐसा सोयल गोरी जी बोल रहे हैं। नहीं, लेब्रॉन जेम्स का टैटू नहीं है एक्चुअली, वो तो बास्केटबॉल के टैटू है ये वाला। ओके, सो हमने आपका टैटू भी फाइनली देख लिया है। एवरीवन, आई बिलीव आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है सो वंस अगेन सर मैं चाहूंगी आप एक बार फिर दिखा दें, हम स्क्रीनशॉट ले लें उस चीज का। Alright everyone, get ready to take your screenshots. Perfect. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारे साथ इस चैनल में जुड़कर आपको भी हमारे साथ मजा आया होगा, और हमारे व्यूअर्स को भी मजा आया होगा। सारे सवालों का आंसर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था सर, मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन हुआ है आज इस सेशन के बाद। कहीं ना कहीं शायद मैं बास्केटबॉल लड़कियों की टीम है बास्केटबॉल की, बिल्कुल है, राजस्थान सेट की टीम है, अच्छी टीम है, आप आइए बिल्कुल। सब में भी आप मुझे क्वारंटाइन के बाद देखोगे वहाँ। ओके सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ सर बोलिए। सभी को थैंक यू बोल दीजिएगा, सारे हमारे जो क्राउड है, सारे मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, सबको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक